नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक नोट, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जाएंगे भारत की न्यायपालिका। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम लोग एक एक करके आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं राजनीति नोट्स भारत की न्यायपालिका के बारे में। ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है कि राजनीति नोट्स यानी कि भारत की न्यायपालिका, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत की न्यायपालिका का परिचय। भारत सरकार की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। एक है विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और कार्यकारी और विधायिका से अलग है। न्यायपालिका इस तरह से संचालित होती है कि यह कार्यकारी और विधायिका दोनों को उनकी अनिवार्य भूमिका में रखती है। इसका मुख्य कार्य लोगों को न्याय दिलाना है। भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से कानून प्रणाली विरासत में मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा अदालतों की एकल प्रणाली को अपनाया गया है। यह केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। भारत की न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। इसकी तीन स्तरीय संरचना है। पहला उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर आपके लोकल कोर्ट, ये सब अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया एट न्यू दिल्ली, जो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगला क्या है, हाई कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट एज स्टेट एट एंड यूटी लेवल। देर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया, ऑलमोस्ट वन ऑफ फॉर एवरी स्टेट एंड यूटी। ठीक है। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिला के 24 नहीं, बल्कि अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंतर्गत जनरली वन इज एवरी डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपोलियन एरिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत सिविल जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थापना ले लिया ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान ले लिया। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 से लेकर 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। यह संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना। इसमें 31 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 मुख्य न्यायाधीश सहित थी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां से क्या क्या चीज है वो सभी हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। पहला है कि कानून के उल्लंघन की रोकथाम। दूसरा, संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय लेता है। तीसरा, प्रशासनिक कार्य की देखभाल करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। नया कानून बनाता है। संविधान और कानूनों की व्याख्या करता है। सलाहकार है। संविधान का संरक्षक। और संविधान का संरक्षण करता भी किसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय निष्कासन। उन्हें राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा हटा दिया जाता है। निष्कासन आदेश संसद द्वारा एक अभिभाषण के बाद ही राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग द्वारा एससी जज को हटाना न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा विनियमित है। निष्कासन प्रस्ताव लगभग 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकाल है, संविधान द्वारा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संविधान द्वारा कुछ प्रावधान प्रदान किए गए हैं जिसके तहत न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्यागना होगा या उन्हें संसद के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का वेतन और भत्ता। वेतन संसद द्वारा निर्धारित वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा उन्हें सत्तारूढ़ भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, अलाउंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और मुफ्त आवास और सुविधाएं प्रदान की जाती है। खर्च भारत के समेकित कोष में से दिया जाता है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कॉन्सोलिडेटेड फंड कहा जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने व्यापक अधिकार दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पहला दिया है मूल न्यायाधिकार, दूसरा अधिकार क्षेत्र, तीसरा अपील न्यायिक क्षेत्र, चौथा सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगला है 5वां नंबर सलाहकार क्षेत्राधिकार। छठा है आपका रिकॉर्ड की एक अदालत। सातवां है न्यायिक समीक्षा की शक्ति और आठवां है अन्य शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां। इसका कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। यह अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का हल करता है। इसके पास उच्च न्यायालय के लंबित मामलों को वापस लेने का भी अधिकार दिया गया है। अगला है आपका उच्च न्यायालय, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं हाई कोर्ट। भारत का उच्च न्यायालय, जो कि वर्तमान में हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय से नीचे संचालित होता है। ये राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान पर है। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के लिए एक प्रावधान है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक या अधिक राज्य में एक ही न्यायालय भी हो सकता है। अगला है उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय की संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण करता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां, पहला, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पास पर्यवेक्षी और सलाहकार की भूमिका है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के पास अन्य अधिकारों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए सभी अधिकार क्षेत्र हैं। संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को बदल सकते हैं। अगला है उच्च न्यायालय की नियुक्ति। उच्च न्यायालय की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला है उच्च न्यायालय निष्कासन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद किया जाता है, जब संसद द्वारा उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के समान है। नोट है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। वह अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, अस्थायी अवधि के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य कर सकता है। साथ ही एक उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो कि आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला है आपका कि अधीनस्थ न्यायालय या फिर भारतीय न्यायपालिका। अधीनस्थ न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। ये न्यायालय जिला और अन्य निचले स्तर पर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। संविधान के आर्टिकल 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, अगला है अधीनस्थ न्यायालय की संरचना। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अंतर्गत सिविल साइड आता है और क्रिमिनल साइड आता है। सिविल साइड के अंतर्गत सब ऑर्डिनेट जज कोर्ट होते हैं और उसके अंतर्गत मुंसिफ कोर्ट होते हैं। अगला है आपका क्रिमिनल साइड, जिसके अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है और इसके अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। आगे देखते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालय की शक्तियां। पहला है कि जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। उसके पास नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा, उसके पास जिलों में सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सभी पर्यवेक्षी शक्तियां हैं। चौथा, सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्युदंड देने की भी शक्ति है। विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ संबंधित है। ये सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए स्थापित किए गए हैं। संसद के पास विवादों को निपटाने की शक्ति है। केंद्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्यों के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अगला है अधीनस्थ न्यायालय वेतन और भत्ते। वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथ ही उन्हें भत्ते, मुफ्त आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। लोक अदालतें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक अदालतें। इसके अंतर्गत लोक अदालत को लोगों की अदालत के रूप में जाना जाता है, जिसके मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा सुलह और समझौता के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है। पहली लोक अदालत 1986 में चेन्नई में आयोजित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जरूर आप ध्यान में रखेंगे। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या 2 अन्य सदस्यों के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है। लोक अदालत का निर्णय विवादों के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। तो इस प्रकार से
जितने भी टॉपिक थे न्यायपालिका से, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोकल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया। आप हो सके तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।